आइए आप सभी का स्वागत इस क्लास में। यह जो क्लास चल रही है इसका आनंद लिया जाए। आप भी क्लास को एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करें क्लास को, और इतिहास को एक बोझिल विषय बना के न पढ़ा जाए क्योंकि अमूमन जो किंवदंतियाँ हैं इतिहास के विषय में कि बड़ी बेवफा ये सब जो बातें कही जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत वफादार भी है, और विशेषकर सिविल के संदर्भ में इसके साथ बेवफाई करेंगे आप तो ये तुरंत जवाब दे देती है। थोड़ा सा भी ये रोकती नहीं है, तुरंत प्रतिक्रिया देती है। अगर इसके साथ आप वफादार हैं तो ये आपका जीवन भर साथ निभाने के लिए भी तैयार है। तो आए इसके साथ हम लोग देखें। जो बातें हुई थी राजनीतिक स्थिति हम लोग देख लिए हैं। जो गुप्त साम्राज्य गुप्त राजाओं का जो साम्राज्य है, जो शासन क्षेत्र है, वो हम लोगों ने देखा था कि समुद्रगुप्त ने यहाँ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में गुजरात काठीवाड़ा उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इधर आपका नर्मदा तट तक इनके अधिकार क्षेत्र में है, इधर नेपाल की तराई तक का इनके अधिकार क्षेत्र में, यानी पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र गुजरात काठियावाड़ा, यह समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। असम पर इन लोगों का अधिकार है ही, क्योंकि इस प्रयाग प्रशस्ति में ही आपको समतट डवाक कामरूप समतट बंगाल वाला क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल वाला, और आपका डवाक और कामरूप देखने को मिला था। बुद्ध जो गुप्त शासक हैं, 4 शासक तो निश्चित रूप से महान हैं, और इन महान शासकों में आपके जो समुद्रगुप्त महान इन द सेंस महान को उस सेंस में न लीजिए, औपचारिक सेंस में न लीजिए। भारत में 2 ही महान शासक हैं, अशोक और अकबर। अगर शक्तिशाली शासकों के रूप में देखें या प्रतापी शासकों के रूप में देखें तो 4 शासक आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और अस्कंदगुप्त हैं। अस्कंदगुप्त के बाद से अवनति प्रारंभ हो जाती है, और बुद्धगुप्त ऐसे शासक हैं गुप्त काल के जिनका साम्राज्य हिमालय से लेकर विंध्य तक है, इधर आपका बंगाल से लेकर पश्चिमी क्षेत्र तक है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आपने देखा था कि 3 भाग में बट गया था। पूर्वी भाग जिसमें वैनगुप्त शासन कर रहे थे, और मालवा वाला क्षेत्र दक्षिणी भाग जिसमें भानुगुप्त शासन कर रहे थे, और मगध वाला क्षेत्र जिस पर नरसिंहगुप्त शासन कर रहे थे। तो अब हम लोग गुप्तकालीन, गुड इवनिंग अमरिंदर जी, अमित जी, गुप्तकालीन प्रशासन की बात करें। गुप्तकालीन प्रशासन या गुप्तकालीन प्रशासकीय व्यवस्था, तो प्रशासकीय व्यवस्था इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका क्या है। प्रशासकीय व्यवस्था में सबसे पहले जो केंद्रीय स्थिति आती है राजतंत्र में, वह राजा की है। राजा को सलाह देने वाला एक तंत्र होता है जिसे हम लोग मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं, और साथ में कुछ अधिकारीगण हैं जो कि कार्यपालिका के अधिकारी हैं, कार्यपालिकीय कार्य करते हैं, यानी कानूनों का यहाँ जो नीतियाँ बनती हैं उनका क्रियान्वयन करते हैं। आज भी यही सिस्टम देखने को मिलता है, प्रजातंत्र में भी यही है। लेकिन यहाँ जो राजा है यह क्या है, निरंकुश है। लोग राजतंत्र में क्या होता है, यह निरंकुश होता है। इस पर किसी अन्य बाहरी शक्ति का इन लोगों का कोई अंकुश नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। गुप्त काल में यह जो राजा है या जो राजत्व सिद्धांत है, गुप्तकालीन राजत्व जो सिद्धांत है, राजत्व सिद्धांत जो है यह, यानी राजा की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में यहाँ विश्वास किया जाता है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास किया जा रहा है। यानी राजा को जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया वहाँ कहा गया कि यह लौकिक कार्यों को करने के संदर्भ में ही मनुष्य है, अन्यथा यह पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता है।
तो पृथ्वी पर निवास करने वाला इसे देवता की संज्ञा दे दी गई, यानी दैवीय उत्पत्ति की बात यहाँ कही जा रही है राजा के। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात और भी बीच बीच में चलती रहेगी कि गुप्तों का जो शासन है और जो मौर्यों का शासन है, तो बीच बीच में इनको भी आप देखते रहिएगा, मौर्यों से गुप्तों के बीच बीच में तुलना होती रहेगी। यहाँ गुप्त शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते हैं, जबकि मौर्य शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक। राजा प्रमुख विधायी अधिकारी है, मतलब कानून का सबसे बड़ा निर्माता है, सबसे सर्वोच्च सेनापति है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, यानी सभी शक्तियां इसमें केंद्रित है। राजा निरंकुश है, लेकिन निरंकुश होने के साथ साथ इस पर धर्म का अंकुश है। अन्य किसी का अंकुश तो नहीं है, लेकिन धर्म का अंकुश है, यानी धर्म के आधार पर ही शासन करेगा, धर्म के आधार पर ही शासन करेगा। ठीक। यानी इस पर धर्म का अंकुश है, निरंकुश होते हुए भी अन्य शक्तियों का अंकुश नहीं है, लेकिन एक जो अंकुश है इसका धर्म का अंकुश है, धर्मानुकूल शासन करेगा। इसी को कहा जाता है धर्मानुकूल शासन, धर्मानुकूल शासन करेगा, धर्म के विरुद्ध शासन नहीं करेगा। ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगा जो धर्म के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। और गुप्त शासक जो है शक्तिशाली शासक हैं। ये लोग बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं। आपने गुप्त शासकों की ढेर सारी उपाधियां देखी, तो ये लोग परम भागवत, परम भट्टारक, एकराट जैसी उपाधियां ये धारण करते हैं। तो गुप्त शासक क्या करते हैं? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं। ये आपने यहाँ देखा था, मौर्यों में ये बात नहीं देखी थी। तो गुप्त शासक क्या करते हैं? बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते हैं, धारण किए। जैसे आपने देखा धार्मिक उपाधियां तो ये धारण करते ही हैं, परम भागवत की, परम भागवत की, एकराट की, परम भट्टारक, परम भट्टारक। अन्य जो इनकी उपाधियां हैं उसमें अप्रतिरथ, अप्रतिघ, इस तरह की उपाधियां आपने देखी। विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, इस तरह की उपाधियां, क्रमादित्य, इस तरह की उपाधियां ये धारण करते हैं। यह जो उपाधि है इनकी परम भागवत वाली, इससे यह साबित होता है कि ये लोग क्या हैं? वैष्णव मत अनुयायी, वैष्णव मत अनुयायी, वैष्णव मत अनुयायी हैं। और साथ में इनका जो राजकीय चिन्ह है, जो राजकीय चिन्ह है इनका गुप्तों का, वह क्या है? राजकीय चिन्ह इनका गरुड़ है। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया? गरुड़ मुद्रांकित, गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा की बात कही गई है। यानी जो राजाज्ञा होती है उस पर गरुड़ की मुहर लगती थी। गरुड़ मुद्रांकित, मुद्रांकित राजाज्ञा, गरुड़ मुद्रांकित राजाज्ञा की बात होती है। यानी इनका जो राजकीय चिन्ह है वो गरुड़ है। इनकी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। ठीक, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके आकर देखा जाता है कि उज्जैनी जो है यह भी एक प्रमुख प्रशासकीय केंद्र बन जाता है, लेकिन राजधानी इनकी पाटलिपुत्र ही है। राजा की स्थिति जो आपने देखी, यह सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च नीति निर्माता है, सर्वोच्च सेनानायक है, सेनानायक है, सर्वोच्च न्यायाधीश है। यानी सभी शक्तियां इसमें, सर्वोच्च न्यायाधीश है, सभी शक्तियां इसमें समाहित है। लेकिन यह इन कार्यों का संपादन अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए वह एक मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का भी गठन किया होगा। तो कामंदक नीतिसार में मंत्रिमंडल या मंत्री और जो इनके अमात्य हैं, इन दोनों के बीच भेद बताया गया है। यानी इसके पास एक मंत्रिमंडल भी होगी। कामंदक नीतिसार, कामंदक नीतिसार में
दो शब्दों के बीच भेद बताया गया है। किन किन शब्दों के बीच? मंत्री और अमात्य के बीच। मंत्री क्या करता था? मंत्री का प्रमुख कार्य है राजा को सलाह देना। इसका प्रमुख कार्य है राजा को क्या करना? सलाह देना, राजा को सलाह और सुझाव देना। और इसका ये जो है कार्यपालिका के अधिकारी हैं, कार्यपालिका के अधिकारी हैं। गुप्त साम्राज्य में मंत्रिमंडल थी, मंत्रिपरिषद थी। इस मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद शब्द का भी उल्लेख कामंदक नीतिसार में हुआ है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख यहाँ हुआ है। दूसरी बात, कालिदास भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि गुप्त काल में एक मंत्रिमंडल रही होगी या एक मंत्रिपरिषद रही होगी। प्रयाग प्रशस्ति में आपने सभा शब्द का प्रयोग देखा था कि प्रयाग प्रशस्ति में सभा शब्द का प्रयोग किया गया है और इसके सदस्यों को सभे बोला गया है। ठीक, तो ये किसी परिषद यानी किसी मंत्रिपरिषद का ही संकेत यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। तो यह हम लोग मान लें कि गुप्त शासन प्रणाली में राजा प्रमुख था, केंद्रीय व्यक्ति था और उसकी सहायता या सुझाव देने के लिए मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भी थी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गौतम वर्मा जी, राविन सिंह, सरता जी, अमित, अमरिंदर। तो यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि गुप्तकालीन जो राजा है वह साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। सभी शक्तियाँ उसमें केंद्रित है, लेकिन वह अकेले सभी कार्य नहीं कर सकता। ऐसे में उसे कुछ सलाहकारों की और कुछ सहायकों की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में वह मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन करता होगा, जैसा कि कामंदक नीतिसार और कालिदास के विवरणों से प्राप्त होता है। कामंदक नीतिसार में मंत्री और अमात्य के बीच स्पष्ट भेद बताया गया है। केंद्रीय शासन में जिन अधिकारियों का उल्लेख इनके अभिलेखों में मिलता है, तो उन अधिकारियों में आप देखें तो प्रतिहार, महाप्रतिहार, बलाधिकृत, दंडनायक या महादंडनायक, दंडनायक या महादंडनायक, रणभंडागारिक, ये कुछ नाम यहाँ मिलते हैं। कुमारामात्य, यह जो प्रतिहार है यह राज दरबार, ये इन दोनों का कार्य राज दरबार से संबंधित है। राज दरबार में ये लोग क्या करते हैं? राज दरबार में ये लोग, एक अधिकारी और लिख लीजिए, दंडपाशिक। राज दरबार से संबंधित ये लोग हैं। ये राजा से जो लोग मिलने आते थे उनकी अनुमति देते थे, उनको अनुमति देते थे राजा से मिलने की, और राजा का जो अंतःपुर था उसकी देखरेख प्रतिहार द्वारा की जाती थी। महाप्रतिहार खाद्य पाटिक, यह महाप्रतिहार जो है राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख है, अंगरक्षकों का प्रमुख है। तो दो अधिकारी राज दरबार से संबंधित हैं, प्रतिहार और महाप्रतिहार। गुप्त काल के दो अधिकारी राज दरबार से संबंधित है, प्रतिहार और महाप्रतिहार। मौर्य काल में आपने क्या देखा था? एक अधिकारी राज दरबार से संबंधित था, अंतर्वेशिक। ठीक। बलाधिकृत, यह सेनापति है, सेनापति है। महादंडनायक, यह न्यायाधीश है, न्यायाधीश है। रणभंडागारिक, यह भी सेना से ही संबंधित है, तो अभी इसको किनारे रखें।
यह भी सेना से संबंधित, सेना के साज सामानों को का प्रबंधन करने वाला। कुमारामात्य अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है, अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा, सामान्य संज्ञा। सभी अधिकारियों के लिए यह नाम प्रयोग किया जाता था। दंडपाशिक जो है यह पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है। यह जो है खाद्य पाटिक या खाद्य पाटकिक, इसको कहीं कहीं आपको खाद्य पटकिक भी मिलेगा। तो यह जो है राजकीय भोजनालय का प्रमुख है, राजकीय भोजनालय का प्रमुख है। ठीक। एक अधिकारी और विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक, यह जो है युद्ध, यह धर्म संबंधी मामलों को देखता था। और एक प्रमुख अधिकारी आपका संधि विग्रहिक है, संधि विग्रहिक, यह युद्ध और शांति का मंत्री है, युद्ध व शांति का मंत्री है। तो ये सभी अपने अपने क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी हैं। ये सभी जितने नाम दिख रहे हैं ये अपने अपने क्षेत्र के सर्वोच्च अधिकारी हैं। राजा के बाद उस क्षेत्र के ये सर्वोच्च अधिकारी हैं। जैसे आपने प्रतिहार महाप्रतिहार को देखा, ये किससे संबंधित हैं? ये दोनों आपके राज दरबार से संबंधित हैं, राज दरबार से संबंधित हैं। यह अंगरक्षकों का इनका प्रमुख है। महादंडनायक यह न्यायाधीश है, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, अभी न्यायिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे उसको। कुमारामात्य, कुमारामात्य जो है यह सभी अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है। जैसे अमात्य हम लोग देखे थे कि मौर्य काल में एक सामान्य संज्ञा थी, वैसे कुमारामात्य सभी अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है। दंडपाशिक पुलिस अधिकारी था। खाद्य पाटिक या खाद्य पटकिक ये राजकीय भोजनालय की देखरेख करता था। विनय स्थिति स्थापक यह धर्म जनता की नैतिकता और मंदिरों की देखरेख, मंदिरों की देखरेख इसके जिम्मे थी। ठीक। यानी जनता नैतिक आचरणों का पालन कर रही है कि नहीं यह देखता था। विभिन्न धार्मिक जो अनुदान दिए जाते थे उसकी देखरेख करता था, मंदिरों की देखरेख करता था। तो यह आपका विनय स्थिति स्थापक करता था। यह जो संधि विग्रहिक नामक अधिकारी है यह युद्ध और शांति का मंत्री है और संभवतः इसी के अधीन विदेश विभाग भी है, विदेश विभाग भी इसी के अधीन है। विदेश विभाग की वैदेशिक शक्तियों के साथ भी इन लोगों के जो संबंध हैं, कुछ शक्तियों के साथ बहुत मधुर संबंध है। वैदेशिक संबंधों में आप देखें तो श्रीलंका के साथ मधुर संबंध है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इनके जो संबंध हैं, जिसमें आपके तांत्र कामंतक सूत्र में जो बात कही गई थी कि जावा के शासक ऐश्वर्यपाल क्या कहता है कि मैं भी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हूँ और समुद्रगुप्त का वंशज हूँ। तो निश्चित रूप से यह जावा और गुप्तों के बीच एक मैत्री संबंध को प्रदर्शित करता है। जो आपके स्कंदगुप्त हैं उन्होंने चीन में अपना एक दूत भेजा था 466 ईस्वी में। स्कंदगुप्त ने चीन में अपना दूत भेजा था। स्कंदगुप्त चीन में अपना दूत भेजते हैं। और आपने समुद्रगुप्त के समय में क्या देखा था? चीन के जो सिंघल के जो शासक हैं, सिंघल यानी श्रीलंका के जो शासक हैं, वो क्या करते हैं? श्रीलंका के शासक मेघवर्ण थे। मेघवर्ण ने अपना एक दूत भेजा था और इनसे यह अनुरोध किया था कि बोध गया में हमें एक विहार बनवाने की अनुमति दी जाए। समुद्रगुप्त ने वह अनुमति दी थी। तो इनके वैदेशिक संबंध अपने पड़ोसियों के साथ जो अभिलेखों में या विदेशी यात्रियों के विवरणों में मिलते हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि कम से कम 3-4 देशों के साथ इनके मधुर संबंध थे। तो ये केंद्रीय अधिकारी हैं। आपने इन केंद्रीय अधिकारियों को देखा। जो अभिलेखों में जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं उसमें से कुछ अधिकारी आपने अभिलेखों में जिनके नाम आपने देखे थे, जैसे हरिसेन है,
ध्रुवभूति हैं, वीरसेन हैं, पृथ्वीसेन हैं, आम्रकारदव हैं। तो इनको आपने विभिन्न अभिलेखों में देखा था। गुप्त काल में एक परिपाटी यह भी स्थापित हुई कि ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों में वंशानुगत पद की परंपरा भी दिखती है और साथ में एक ही अधिकारी के पास विभिन्न मंत्रालय या विभिन्न विभाग के कार्यभार भी हैं। यानी एक ही साथ वह रणभंडा कुमारामात्य भी है, शांति विग्रहिक भी है, विनय स्थिति स्थापक भी है। एक ही साथ वह विभिन्न पदों को धारण किए हुए है। यह परंपरा भी गुप्त काल में देखने को मिलती है। तो गुप्त काल में दो नई परंपराएं देखने को मिलती हैं। वो क्या? पहली आपकी मिलती है कि वंशानुगत, ये पद वंशानुगत रूप से दिखते हैं। जैसे ध्रुवभूति समुद्रगुप्त के समय खाद्यपटिक और कुमारामात्य था, दोनों पद धारण करता था वह ध्रुवभूत। और इसका जो पुत्र है हरिसेन, वह क्या कर रहा है? वह जो है प्रयाग प्रशस्ति में आपने देखा था, वह भी कुमारामात्य है, शांति विग्रहिक है और विनय स्थिति स्थापक है। तीनों पदों को धारण कर रहा है। पिता पुत्र दोनों हैं। ध्रुवभूत, हरिसेन, ये दोनों लोग कहाँ हैं? ये दोनों लोग समुद्रगुप्त के काल में हैं और इनके ध्रुवभूति के ये पुत्र हैं। हरिसेन के पुत्र वीरसेन हैं। वीरसेन किसके काल में है? चंद्रगुप्त के काल में है। वीरसेन के पुत्र अनंतसेन हैं। ये किसके काल में है? ये कुमारगुप्त के काल में है। तो ये एक पीढ़ी जो है, 4-4, 5-5 पीढ़ी तक ये इनके वंशानुगत पद चलते थे। तो यह वंशानुगत जो परंपरा देखने को मिलती है, आज भी मिलती है। तो तमाम कारण है उसके, लेकिन यहाँ जो हम लोगों को देखने को मिलता है, एक तो ये मिलता है वंशानुगत, दूसरा ये मिलता है, अच्छा वंशानुगत में और भी उदाहरण है आपके। और उदाहरण आप के क्या है? शिखर स्वामी की बात आपने शिखर स्वामी नामक अधिकारी की सुना था। शिखर स्वामी के पुत्र हैं आम्रकारदव और पृथ्वीसेन। ये शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय है। आम्रकारदव भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय है, सेनापति हैं उनके। और ये जो है कुमारगुप्त के समय है। तो यह वंशानुगत क्रम देखने को यहाँ मिलता है। दूसरा जो क्रम देखने को मिलता है वह कि एक तो विशेषता मिलती है कि पद वंशानुगत थे, पद वंशानुगत हो गए थे, वंशानुगत थे मतलब दिख रहे हैं ये। दूसरी बात कि एक ही अधिकारी या एक ही मंत्री कहें, एक ही मंत्री एक साथ, एक ही मंत्री एक ही साथ विभिन्न विभागों का प्रमुख था। तो वो विभिन्न विभागों का मंत्री है, व्यक्ति एक ही है। जैसा कि आपने ध्रुवभूत के संदर्भ में देखा, वो खाद्यपटिक भी हैं और आपके कुमारामात्य भी हैं। वैसे ही हरिसेन शांति विग्रहिक भी हैं, कुमारामात्य भी हैं, विनय स्थिति स्थापक भी हैं। तो एक ही व्यक्ति विभिन्न पदों को धारित किए हुए है। आज यह स्थिति दिखती है कि भर्तियां न होने के कारण एक ही अधिकारी विभिन्न जिलों का कार्यभार, विभिन्न प्रखंडों का कार्यभार संभाले हुए है। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि एक ही अधिकारी विभिन्न पदों को धारित करता था। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो गुप्त साम्राज्य की जो केंद्रीय व्यवस्था है वो राजा और इन विभिन्न अधिकारियों से मिलके बनती है। गुप्तकालीन केंद्रीय व्यवस्था राजा और इन विभिन्न अधिकारियों से मिलके बनती है। इनके मंत्रिपरिषद के विषय में, मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करती थी, इस विषय में कोई विवरण मिलता नहीं है। ठीक। अब गुप्त साम्राज्य जो है वह विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है।
गुप्त साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ है। प्रांतों को क्या बोला जा रहा है? ये तो केंद्र है, केंद्र के नीचे प्रांत है। प्रांतों को गुप्त काल में देश, अवनि, भुक्ति बोला जाता था। देश, अवनि, भुक्ति बोला जाता था प्रांतों को। अब इसमें भी जो देश शब्द है यह किसी विशेष संदर्भ में यूज हो रहा है और अवनि या भुक्ति सामान्य संदर्भ में यूज हो रहा है। जो सीमावर्ती एक तरह से राज्य हैं, प्रांत हैं, उनके लिए देश शब्द प्रयोग हो रहा है। और यहाँ सम्राट जो है वह सीधे नियंत्रण करना चाहता है। जैसे सौराष्ट्र जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र को देश कहा गया है, ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मालवा क्षेत्र में शुकुली नामक एक देश था। तो दो देशों का विवरण अभिलेखों में मिलता है। यह जो देश है सौराष्ट्र को देश कहा गया है। मालवा में चंद्रगुप्त के समय शुकुली नामक एक देश का उल्लेख मिलता है। यहाँ का जो प्रमुख है इसको गोप्ता बोला गया है। यहाँ का जो प्रमुख, देश का जो प्रमुख होता था उसे गोप्ता बोला जाता था। और यह अवनि या भुक्ति के जो प्रमुख हैं इन्हें उपरिक बोला गया है। उपरिक या उपरिक महाराज, उपरिक महाराज। ठीक, तो ये जो एक सामान्य सा अंतर है, इस अंतर को ध्यान रखें कि शेयर आप लोग करते रहें। और देश और भुक्ति में जो अंतर है, देश अमूमन जो सीमावर्ती राज्य हैं जहां शासक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित रखना चाहता है, विशेषकर सीमावर्ती जो प्रांत हैं। और यहाँ शासक प्रत्यक्ष नियंत्रण, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास करता था। ये ऐसे प्रांत थे जैसे सौराष्ट्र के संदर्भ में आपने देखा था कि स्कंदगुप्त के समय क्या हुआ था, जब या चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय शकों से इन्होंने इसे विजित किया था। और यहाँ स्कंदगुप्त के समय यही जो है शकों से, हूणों से इनका संघर्ष हुआ है। तो इस संघर्ष में आप देख रहे हैं कि यह एक बड़ा आक्रमण था जो कि गुप्त साम्राज्य का विध्वंस कर सकता था और व्यवस्था को खंडित कर सकता था। तो ऐसे क्षेत्रों में शासन जो सम्राट था वह ऐसे क्षेत्रों में इस तरह का प्रशासक नियुक्त करना चाहता था जो बहुत ही योग्य थे। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण के पश्चात कई दिनों तक परेशान रहे इस क्षेत्र में सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासक को, यहाँ के गोप्ता को नियुक्त करने के लिए। और बाद में उन्होंने पर्णदत्त को यहाँ का गोप्ता बनाया था और उसके बाद वो निश्चिंत हुए थे इस सीमा से, पश्चिमी दिशा से। इसमें अभिलेख में भी आपको क्या कहा गया, इसकी तुलना किससे की गई कि जिस तरह से वरुण को पश्चिमी क्षेत्र का दिग्पाल यानी राजा देवता नियुक्त करके निश्चिंत हो गए पश्चिमी क्षेत्र से, वैसे ही स्कंदगुप्त यहाँ आपके किसको नियुक्त कर देते हैं, पर्णदत्त को नियुक्त करके निश्चिंत हो गए थे। पर्णदत्त को, सॉरी, पर्णदत्त को नियुक्त करके वो निश्चिंत हो गए। विभिन्न प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो प्रांत हैं। प्रांत में आप देख रहे हैं कि एक तो मगध का प्रांत रहा होगा, दूसरा आपका तिरुभुक्ति जो कि आपका इस समय दरभंगा वाला क्षेत्र है बिहार का, वो एक प्रांत रहा होगा। आपका पुंड्रवर्धन उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र था, उसे भी एक भुक्ति कहा गया है दामोदरपुर अभिलेख में। और आपका दक्षिण में जो प्रांत थे आपका पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, तो ये इधर सौराष्ट्र प्रांत है। तो विभिन्न प्रांतों का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। तो जो प्रांत थे उन्हें हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो प्रांत हैं वो आपके तिरहुत वाला क्षेत्र,
तिरुभुक्ति, और आपके पुंड्रवर्धन, पुंड्रवर्धन यह जो है दरभंगा वाला क्षेत्र है, यह जो है उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र है। एक मगध का केंद्रीय प्रांत रहा ही होगा। सौराष्ट्र प्रांत का उल्लेख आप देख ही रहे हैं। मालवा क्षेत्र में एक पूर्वी मालवा, एरण से विभिन्न अभिलेख जो मिले हुए हैं। पश्चिमी मालवा, मंदसौर जो अभिलेख मिला यहाँ से, पश्चिमी मालवा। तो इतने प्रांत तो इन प्रांतों का उल्लेख तो अभिलेखों में मिलता ही मिलता है। अब इन प्रांत में विभिन्न शासकों के समय जो आपके उपरिक या गुप्ता नियुक्त किए गए थे, तो यहाँ आपने देखा कि पर्णदत्त को स्कंदगुप्त के समय यहाँ नियुक्त किया गया था, पर्णदत्त को। वैसे ही आपने पूर्वी मालवा में देखा था कि पूर्वी मालवा में एक शासक को आपने देखा था घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त को नियुक्त किया गया था। यह इन्हें कब नियुक्त किया गया था? इन्हें कुमार गुप्त के समय नियुक्त किया गया है। ऐसे ही आप यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ गोविंद गुप्त नियुक्त किए गए थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नियुक्त किए गए थे। कुमार गुप्त के भाई हैं, तो कुमार गुप्त के छोटे भाई को, यानी जो प्रांतपति बनाए जाते थे अमूमन राजकुमार या राजवंश के लोग बनाए जाते थे। कुछ स्थितियों में राजवंश से बाहर के लोग भी बनाए जाते थे, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पर्णदत्त को। ये लोग तो उसी राजवंश से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ जो है ये अलग दिखते हैं। वैसे ही शनकानिक महाराज जो पूर्वी मालवा में दिखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, शनकानिक महाराज। ठीक, यहाँ आपके पुंड्रवर्धन में आपने कुमार गुप्त के समय क्या किसको देखा था? चिरादत्त यहाँ का गवर्नर था, यहाँ का भोक्ता था। ये आपके उपरिक थे, गुप्ता यहाँ नहीं कहा जाएगा, यहाँ इनको उपरिक बोला जाएगा। मगध इनका केंद्रीय क्षेत्र है ही। ठीक, और ये यहाँ का एक प्रमुख, पश्चिमी मालवा का एक प्रमुख जो है उपरिक, आपने देखा होगा मंदसौर अभिलेख में, वहाँ बताया गया इसी मंदसौर अभिलेख में कि यहाँ का कुमार गुप्त का मंदसौर जो अभिलेख है, इसमें बताया गया कि यहाँ का राज्यपाल कौन था? बंधु वर्मा, बंधु वर्मा। तो इन नामों को मैं क्यों लिख रहा हूँ? इन नामों को इसलिए लिख रहा हूँ कि कभी आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ के प्रांतपति थे या कहाँ के उपरिक थे, तो आप इनको कर ले जाएं। या कभी हो सकता हो कि वो कूट बना के, ये प्रश्न किया जा सकता है, कूट बना के इनके नाम एक तरफ, इनके नाम प्रांतों के नाम एक तरफ दे के इसको मिलवा लिया जाए। तब वैसे में आपको ध्यान रहेगा, अगर 2, 3, 4 के का भी ध्यान रहता है तो आप कूट से उस प्रश्न को कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक, तो ये आपके प्रांतपति हैं। इन प्रांतपतियों की नियुक्ति सम्राट स्वयं कर रहा है। सम्राट इन प्रांतपतियों की नियुक्ति स्वयं कर रहा है। अब इन प्रांतों के अलावा एक व्यवस्था और भी देखने को मिलती है गुप्त काल में, कि अब सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे अपना पैर फैला रही थी। तो विभिन्न सामंत गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने इस शनकानिक महाराज को देखा, इनका उल्लेख एक सामंत, महासामंत के रूप में है। वैसे ही इस गुप्त वंश के जो बड़े बड़े सामंत हैं या सामंतों का जो वंश है, उसमें आपके वर्मन इनके बड़े सामंत हैं, शनकानिक महाराज हैं। उत्तर गुप्त वंश के जो शासक हैं वो भी इनकी अधीनता में, गुप्तों की अधीनता में थे, और गुप्तों के पतन के पश्चात मगध क्षेत्र में वो शासन करते हैं। तो इसके गुप्तों के बाद हम लोग मगध में उत्तर गुप्तों का शासन देखेंगे। तो वो लोग थे आपके बल्भी में मैत्रक वंशी शासक थे, जो कि गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते हैं। वैसे ही मौखरी हैं, आपके जो कनौज के शासक हैं, गुप्तों के सामंत हैं मौखरी।
तो वो भी गुप्तों के अधीन सामंत थे। तो विभिन्न सामंतों की बात अगर की जाए तो गुप्तों के काल में जो विभिन्न सामंत दिखते हैं, सामंत व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था को अभी पूर्व मध्यकाल आने दीजिए, तब उसका डिटेल किया जाएगा। यहाँ अभी अभिलेखों में इसका बार बार उल्लेख नहीं हो रहा है, लेकिन यह व्यवस्था अब धीरे धीरे अपना पांव पसार रही थी। तो यहाँ जो सामंतवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था का मतलब ये है कि मान लीजिए ये राजा का साम्राज्य है, इस साम्राज्य में वह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त करता है। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र पर वह किसी को नियुक्त करता है, इस क्षेत्र में वह किसी को नियुक्त करता है, इस क्षेत्र में। तो यहाँ अब इतनी भूमि वह किसी एक सामंत को दे देता है, और यह सामंत यहाँ के भू राजस्व को एकत्रित करेगा और साथ में वह यहाँ का प्रशासन भी देखेगा। ठीक, राजा को क्या करेगा, राजा को कुछ उपहार वगैरह देगा। यहाँ जो राजा है तो राजा को ये सामंत क्या करेगा, विभिन्न उपहार देगा। राजा जब इसे सेना की सहायता मांगेगा तो सेना की सहायता देगा। यही इनके दो प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे, अन्यथा ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते थे एक तरह से। बाद में इनको अनेक अधिकार दे दिए गए। भूमि के नीचे जो मान लीजिए कोई निखात निधि है, भूमि के नीचे कोई संपत्ति है, तो उन पे भी इनका अधिकार मान लिया गया। और इस सामंत व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, उदय भूमिदानों से हुआ। भूमिदान जो या ग्राम दान जो दिए जा रहे हैं विभिन्न लोगों को, तो ये ग्राम दान अब अधिकारियों को भी दिए जाने लगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कि गुप्तकालीन अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नगद वेतन दिया जाता है गुप्तकालीन अधिकारियों को। भूमिदान की बात औपचारिक रूप से नहीं स्वीकार की जाती है। हालांकि कुछ भूमिदान दिया जाता होगा, ऐसा इतिहासकारों का मत है, लेकिन औपचारिक रूप से हम यही कहेंगे कि अधिकारियों को, प्रमुख अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं, उनको नगद वेतन दिया जा रहा है। और मंत्रियों के संदर्भ में एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन मंत्रियों की बात हुई थी, इन मंत्रियों की एक आवश्यक योग्यता थी। एक आवश्यक योग्यता क्या थी? आवश्यक योग्यता इनकी है सैन्य योग्यता। आवश्यक योग्यता जो इनकी है सैन्य योग्यता होनी चाहिए। इसके बगैर कोई मंत्री नहीं बन सकता। तो ये दो बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि मंत्रियों की सैन्य योग्यता आवश्यक योग्यता है और अधिकारियों को नगद वेतन दिया जा रहा है। यही जब हम लोग हर्षकाल में आएंगे तो वहाँ भूमिदान दिया जाने लगेगा। वेतन के बदले में भूमि दे दी जाएगी, उस भूमि के राजस्व से अपना वो खर्च चलाएगा। लेकिन अभी नगद वेतन दिया जा रहा है। तो प्रांतों की बात, तो सामंतों की बात जो हो रही थी, तो गुप्त राजाओं के विभिन्न सामंत जो हैं आपके सनकानिक हैं। यह सामंतों का वंश है, सामंतों का परिवार है। ये वंशानुगत रूप से हैं। आपके मैत्रक हैं, ये आपके कहाँ हैं? पूर्वी मालवा में हैं। और ये आपके मैत्रक कहाँ हैं? ये आपके बल्भी में हैं। ये गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते हैं। आपके वर्मन, ये आपके इधर पश्चिमी, उधर पूर्वी क्षेत्र में है। आपके बंगाल वाले क्षेत्र में मौखरी, कनौज, उत्तर गुप्त ये आपके मगध वाले क्षेत्र में है। ठीक, तो ये गुप्तों के प्रमुख सामंत परिवार हैं जो गुप्तों के समय में महासामंत के पद पर थे। इन्हें की जो उपाधियां हैं ये महाराज की है। इनकी जो उपाधियां हैं सामंतों की उपाधियां महाराज की थी, महाराज। और गुप्त शासकों की उपाधि महाराजाधिराज। ये गुप्त सम्राटों की उपाधि है और ये सामंतों की उपाधि है। इनके विषय में कहा गया है कि तत्पादानुध्यात
शासक के संदर्भ में, यानी सम्राट और महाराज, ये सामंत के जो संबंध है वो तत्पादानुध्यात के संबंध है, यानी वह सम्राट की सेवा में उपस्थित रहता था। यानी सम्राट की आज्ञा वह मानता था, सम्राट का सेवक एक तरह से था, और वह समय समय पर ये लोग राजधानी में उपस्थित हुआ करते थे, उपहार वगैरह दिया करते थे, और राजा की अधीनता इससे प्रकट कराते रहते थे हमेशा कि मैं आपका सेवक हूँ। तो ये तत्पादानुध्यात, इनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तत्पादानुध्यात का प्रयोग किया गया है। ये अगर कभी पूछा जाए कि तत्पादानुध्यात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वो सामंतों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और सामंत किस संदर्भ में, कि सामंत राजा का सेवक है, उसकी अधीनता वह स्वीकार कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक ठीक है? और अमरिंदर जी क्या हाल है? ठीक ठाक सब चल रहा है? तो गुप्त शासन प्रणाली में यहाँ तक कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रश्न आप लोगों ने देखा हो तो कोई प्रश्न उससे संबंधित, इससे संबंधित कोई मन में उठ रहा हो या देखा हो आपने, तो उसे बताएं। ठीक है सब? सरता जी सब ठीक ठाक चल रहा है? अब एग्ज़ाम की डेट भी कुछ दिनों में आ ही जाएगी, तो डेट आ जाए तो आप लोगों पे थोड़ा सा दबाव ज़्यादा बने। तो अब प्रांतीय व्यवस्था के बाद हम लोग कहाँ चलें? प्रांतीय व्यवस्था के बाद जो इकाई है, प्रांतों के बाद जो शासकीय इकाई है वो है विषय। विषय यानी जो जिला के समकक्ष इकाई है, तो वह इकाई आपकी विषय है। विषय या किसके समकक्ष है? जिला के समकक्ष। तो विभिन्न प्रांतों में अनेक विषय होते थे, जैसे मंदसौर अभिलेख में लाट विषय का उल्लेख हुआ है। मंदसौर मंदसौर अभिलेख में किस विषय का उल्लेख हुआ है? लाट विषय का। लाट या कहाँ का था? गुजरात का। तो लाट विषय का उल्लेख हुआ है। ऐसे ही अन्य अंतर्वेदी विषय का उल्लेख हुआ है। अंतर्वेदी विषय कहाँ था? अंतर्वेदी जो क्षेत्र है ये गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है, तो अंतर्वेदी विषय का भी उल्लेख हुआ है। यह क्षेत्र आपके गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है। विषय का जो प्रमुख था यह विषयपति बोला जाता था, या तन्नियुक्तक। मुख्य रूप से विषयपति के रूप में इसे जाना जाता था। यहाँ का प्रमुख, विषय का प्रमुख विषयपति होता था, और इसकी नियुक्ति अमूमन जनरली इसकी नियुक्ति प्रांतपति द्वारा की जाती थी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रांतपति, यानी आपका जो उपरिक या गोप्ता है उसके द्वारा, उपरिक द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी। कुछ स्थितियों में सम्राट द्वारा भी विषयपतियों की नियुक्ति की जाती थी। जो क्षेत्र ज़्यादा उपद्रवी किस्म के थे, जहाँ विद्रोह अक्सर होते रहते थे, तो वहाँ सम्राट द्वारा सीधे विषयपति की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन जनरली अगर पूछा जाए कि विषयपति की नियुक्ति किसके द्वारा कौन करता था, तो वो उपरी करता था या प्रांतपति करता था। ठीक। अब इस विषयपति के संदर्भ में फरीदपुर अभिलेख में पंजाब से
फरीदपुर नामक अभिलेख मिला है, उसमें बताया गया है कि विषयपति एक समिति के माध्यम से शासन करता था। एक समिति होती थी और उस माध्यम से उसके द्वारा शासन करता था। तो उसमें 20 सदस्य का उल्लेख किया गया है कि विषय समिति में 20 सदस्य होते थे। इस विषय समिति को विषय महतर, विषय समिति के जो सदस्य होते थे उसे विषय महतर बोला जाता था। तो 20 सदस्यों का उसमें उल्लेख हुआ है। जिन महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम मिलते हैं उन, तो यह विषयपति क्या करता था? विषयपति एक समिति के माध्यम से शासन करता था, माध्यम से शासन करता था। ठीक। फरीदपुर अभिलेख में विषय समिति में 20 सदस्यों के होने का उल्लेख है। ठीक। तो विषय समिति में 20 सदस्यों का उल्लेख है, लेकिन जो सदस्य मिलते हैं इसमें, जिनके नाम मिलते हैं, उसमें आपके नगर श्रेष्ठी, विषय समिति के सदस्य, विषय समिति के सदस्यों को विषय महतर बोला जाता था। विषय महतर बोला जाता था। ठीक। तो विषय महतर बोला जाता था इनको। और ये विषय महतर में कौन कौन है? तो आप यहाँ नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, ये 4 विषय समिति के सदस्य हैं। यानी विषय समिति के सदस्यों को क्या बोला जा रहा है? विषय महतर बोला जा रहा है। तो विषय समिति के ये जो विषय महतर हैं, इन 4 के नाम अमूमन मिलते हैं। इसमें जो नगर श्रेष्ठी है, यह शिल्पी संघ का प्रमुख है। यानी यह शिल्पी संघ का प्रमुख है। सार्थवाह जो है, यह व्यवसायियों का प्रमुख है। ये शिल्पी संघ न कहिए, बल्कि शिल्पी संघ में सिर्फ एक शिल्पी आपके आ जाएंगे। इन्हें आप कह सकते हैं श्रेणियों का प्रमुख है। श्रेणियाँ किसी की भी हो सकती हैं, श्रेणियों का प्रमुख है। यह श्रेणियों का प्रमुख है। यह जो है प्रथम कुलिक आपका, यह शिल्पियों का प्रमुख है। शिल्पी यह जो है लेखक है, यानी आपका लिपिक, क्लर्क, लिपिक वर्ग का प्रमुख है। तो इन 4 का उल्लेख यहाँ होता था। तो विषयपति जो विषय का प्रमुख है, जिले का प्रमुख है, वह इन 4 की सहायता से शासन करता था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। श्रेणियों के प्रमुख हैं, व्यवसायियों के प्रमुख हैं, शिल्पियों के प्रमुख हैं, लिपिकों के प्रमुख हैं। तो ये सब क्या बता रहा है? इनके विषय महतर में जो विषय समिति में जो महतर है, ये क्या बता रहे हैं कि यह एक तरह से आर्थिक पक्ष पर ज़्यादा बल है, क्योंकि ये सभी आर्थिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक। तो विषय समिति का प्रमुख, विषय का प्रमुख, विषय प्रांतों में अनेक विषय होते थे। इन विषयों का उल्लेख विभिन्न अभिलेखों में हुआ है। जैसे मंदसौर अभिलेख में आपका किस विषय का उल्लेख हुआ है? लाट विषय का उल्लेख हुआ है। और उसमें बताया गया था कि लाट विषय से कुछ बुनकर जो है तंतुआय श्रेणी के लोग कहाँ आ गए थे? मंदसौर में आ गए थे और वहाँ आकर बस गए थे।
यहाँ अंतर्वेदी विषय का भी उल्लेख हुआ है, वो कुमार गुप्त के अभिलेखों में भी हुआ है, अस्कंद गुप्त के अभिलेखों में भी, अस्कंद गुप्त और आपके बुद्ध गुप्त के अभिलेखों में भी हुआ है। इनका प्रमुख विषयपति है, तंतुयुक्तक भी इसे बोला गया है, तन्युक्तक। यह किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रांतपति द्वारा नियुक्त होता है। विषय समिति के माध्यम से यह शासन करता है, और विषय समिति में जो सदस्य हैं जिन्हें विषय महतर बोला जा रहा है, इन सदस्यों को आप देख रहे हैं कि ये 4 सदस्य। तो बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विषय समिति का सदस्य है। ठीक, तो इन चारों के नाम आप विषय समिति के संदर्भ में ध्यान रखें। ठीक, अब इसके बाद की जो इकाई है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत है, प्रांत के बाद जिला है, यानी यहाँ राजा है। यहाँ प्रांत को क्या कहा जा रहा है? देश अवनि भुक्ति बोला जा रहा है, भुक्ति बोला जा रहा है। यहाँ का प्रमुख क्या है? यहाँ का प्रमुख आपका उपरिक है या फिर गोप्ता है। देश का प्रमुख जो होता था गोप्ता बोला जाता था, जिला का प्रमुख इसे विषय बोला जा रहा है, और इसका प्रमुख विषयपति है। इसके नीचे की इकाई वित्त मिलती है, वित्त। यह तहसील के समकक्ष की इकाई रही होगी। इसके नीचे की इकाई पैठन या पेठ, ये इकाई मिलती है। ये गांव का समूह था, एक तरह से कुछ गांवों का समूह है। इसका उल्लेख संक्षोभ के खोह अभिलेख में हुआ है। ठीक, इसके नीचे की जो इकाई है वो आपकी ग्राम है। सबसे निचली इकाई ग्राम है, और ग्राम का जो प्रमुख है इसे ग्रामिक या भोजक बोला जा रहा है। तो ग्राम का जो प्रमुख है इसे ग्रामिक या भोजक बोला जा रहा है। ठीक, यह भी एक ग्राम सभा के माध्यम से शासन करता था। ग्राम सभा में विभिन्न अधिकारियों के नाम आपके दामोदरपुर का जो ताम्रपत्र संख्या 3 है उससे मिलता है। कुमारगुप्त के समय का ये अभिलेख है, तो उसमें इन ग्राम अधिकारियों के नाम आपको मिलते हैं कि ग्राम जो ग्रामिक था यह एक समिति के माध्यम से कार्य करता था, यानी ग्राम समिति होती थी, ग्राम समिति होती थी। इसे मालवा क्षेत्र में मध्य भारत में पंचमंडली बोला जाता था, पंचमंडली बोला जाता था। और मगध में इसे या बिहार वाले क्षेत्र में ग्राम जनपद बोला जाता था, ग्राम जनपद बोला जाता था। दोनों एक ही हैं ग्राम समिति के। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक है या भोजक है। यह किसकी सहायता से शासन कर रहा है? ग्राम समिति की सहायता से। ग्राम समिति के जो सदस्य हैं उन्हें सदस्यों को क्या बोला गया है? सदस्य जो है इन्हें महतर, जैसे वहाँ महतर शब्द जो है ये सदस्य के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे विषय समिति में हम लोगों ने देखा कि वहाँ के सदस्यों को विषय महतर बोला जा रहा है, वैसे यहाँ के सदस्यों को भी महतर बोला जाता था। तो इस ग्राम समिति के सदस्यों का उल्लेख कहाँ हुआ है? का उल्लेख दामोदरपुर के ताम्रपत्र संख्या वहाँ से कई ताम्रपत्र मिले हैं, लगभग 6 ताम्रपत्र संख्या 3 में ग्राम समिति उल्लेख 3 में हुआ है। तो विभिन्न नाम बताए जा रहे हैं। अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक महतर। तो ये
ग्राम समिति के मेंबर्स हैं, अष्टकुलाधिकारी। इसका कार्य था जो जमीन की खरीद बिक्री होती थी, जमीन खरीद बिक्री को यह देखता था। ग्रामिक आपका ग्राम प्रमुख है ही, महतर जो है यहाँ का सदस्य है, और एक और मिलता है कुटुम्बिन। कुटुम्बिन, अब कुटुम्बिन क्या है? कुटुम्बिन जो है परिवारों का प्रमुख है। जो किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी, भूमि के मालिक होते थे, उन परिवारों के प्रमुखों को कुटुम्बिन बोला जा रहा है। तो देखिए किस तरह की विकेंद्रीकृत व्यवस्था दिख रही है गुप्त काल में। मौर्यकालीन व्यवस्था केंद्रीकृत है और गुप्तकालीन व्यवस्था में धीरे धीरे विकेंद्रीकरण दिख रहा है। यहाँ जो है ग्राम का प्रत्येक परिवार का प्रमुख भी इस ग्राम समिति में शामिल है। आज की जो ग्राम समिति होती है वो क्या होती है? ग्राम सभा जो बनती है वो किससे बनती है? ग्राम सभा किन लोगों से मिलकर बनती है? तो यहाँ जो है एक चीज और थोड़ा सा यहाँ प्रांत के विषय में एक चीज और आपको करानी है, और वो विषय है प्रांत। इसमें हाँ नहीं, इसमें तो हाँ विषय में आपने ये चीज़ें देखी। इसके साथ ही एक अधिकारी का यहाँ और भी उल्लेख मिलता है, और उस अधिकारी का नाम है पुस्तपाल। जो विषय का लेखा होते हैं, विषय के लेखाओं की सुरक्षा करता था। और जो विषय के लेखा जहाँ रहते थे उसे क्या कहा जाता था? विषय के लेखा यानी अभिलेख जहाँ रहते थे उसे आपका विषय अक्षपटल बोला जाता था। तो ये दो अधिकारी यहाँ, इनको भी ध्यान रखिएगा। पुस्तपाल जो है विषय के लेखाओं का, और यह जो भूमि हस्तांतरण का हिसाब रखता था, हस्तांतरण का विवरण रखता था। और वो क्या रखता है? अष्टकुलाधिकारी। अष्टकुलाधिकारी को आपने क्या देखा? यह क्या रख रहा है? अष्टकुलाधिकारी आपका भूमि की खरीद बिक्री का हिसाब रखता था। ठीक, ग्रामिक मुखिया है ही महतर, इस समिति के सदस्यों को बोला जाता था। कुटुम्बिन जो है वो परिवार का प्रमुख है, मुखिया है। तो ये आपने ग्राम स्तर तक की मौर्यों की शासन व्यवस्था को हम लोगों ने देखा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताएं। प्रश्न देखिएगा, अगर कुछ दिखता है आपको तो बताइएगा। इसके बाद मौर्यों का प्रशासन का, ये तो सामान्य प्रशासन की रूपरेखा देखी गई। अब सैन्य प्रशासन कैसे चल रहा है, उनका न्याय प्रशासन कैसे चल रहा है, और राजस्व प्रशासन कैसे चल रहा है। ग्राम सभा के मेंबर्स को किसी ने बताया नहीं, सारे लोग वोट देते हैं। ग्राम सभा में जो मेंबर्स होते हैं 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, जिनका कि उल्लेख किसमें है? निर्वाचन सूची में है, वो सभी मेंबर ग्राम सभा के मेंबर हैं। ठीक ना, पूरी जनसंख्या नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, इतिहास को एंजॉय कीजिए, बड़ा आसान और सरल है। ठीक, धन्यवाद। ग्राम सभा वही है ना सर?